हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण नालस एकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, हम कर रहे हैं दिल्ली पोस्ट पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल नॉलेज के PYQ। इससे पहले हमने मैथ्स ऑलरेडी हम पूरा कवर करवा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है जनरल नॉलेज में? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी PYQ पूछे गए थे दिल्ली कांस्टेबल में TCS के द्वारा, जो TCS का लेटेस्ट पैटर्न है, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ जो भी अभी तक कवर करवाया है, जो भी हमने चैप्टर कवर किए हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, ठीक, मेडिवल इंडिया, अब वो भी आपने देख लिए होंगे। आर्ट एंड कल्चर से जो भी क्वेश्चन आए थे, हिंदी में बोलते हैं जिसको, कला एवं संस्कृति, वो भी हमने सारे कवर किए हैं। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा हमने मैथ्स का भी पार्ट बहुत सारा अपलोड कर दिया है। सारे चैप्टर की जो वीडियो थी, जो भी PYQ थे चैप्टर वाइज, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। वो भी आपको सारे के सारे देखने हैं। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पे आपको सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, आपको वो भी सारा कवर करना है अभी। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, इसका कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसका गठन कब हुआ था? समिति का इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और इसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और शामिल थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहले आपको क्वेश्चन को खुद से सोचना है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, एक लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संसद के क्या है, दोनों सदन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है, जब निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के क्या है, सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 356, 356, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, ठीक है, ये क्या नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, ये एक गठबंधन है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि यहाँ क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रम, जो भी सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण के साथ क्या होता है, मिला जुला होता है भारत में। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी चर्चा संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भी की गई है, जिसका अर्थ होता है, नीति निर्देशक तत्व में यहाँ सरकार जनता की समृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाती है। और ये भी ध्यान रखेंगे, जो नीति निर्देशक तत्व है, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन क्यों है भारत कल्याणकारी राज्य है? क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम उपक्रम निजीकरण के साथ मिला जुला है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई? दोस्तों जो योजना आयोग है, ठीक है, ये क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कौन? योजना आयोग। ठीक है, इसको पहले 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे। इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में।
ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? तो दोस्तों ये होते थे एंग्लो इंडियन। ठीक है, वर्तमान में एंग्लो इंडिया आरक्षित सीटों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा? एंग्लो इंडियन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये लिए हैं आयरलैंड के गणतंत्र के संविधान से, या कह सकते हैं आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है? दोस्तों जो अत्यधिक ड्रिंक करने से, ज़्यादातर ड्रिंक करने से क्या हो जाता है? लीवर सिरोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है, जिससे हमारा लीवर क्या है, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या में भेजता है, ये गलत है। प्रत्येक राज्य सभा में 50 सदस्यों को भेजता है, ये भी कोई गलत है, फिक्स नहीं होता। किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या पर आधारित, ये भी गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये सारे, ठीक है, सारे के सारे क्या है, तीनों के तीन गलत हैं। और मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से उनकी जनसंख्या के आधार पर सदस्य भेजे जाते हैं, और वर्तमान में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, और इसका जो बेस है, इनकी संख्या का आधार क्या है, बेस क्या है? ठीक है, 1971 की जनगणना। ठीक है, इसलिए सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, कैसे भेजते हैं? राज्य की जनसंख्या के आधार पे। इसका कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है दोस्तों किसके द्वारा? आपको पता ही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का पदेन सभापति करता है। ठीक है, और पदेन सभापति कौन होता है राज्यसभा का? ये होता है उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे, जो उपराष्ट्रपति है इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। और ये क्या करता है? और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जो अनुपस्थिति में, ठीक है, क्या करता है? कार्य का पदभार भी संभालता है ये। ठीक है, तो कह सकते हैं राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन वन, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्री परिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक इसे, ठीक है, क्या ना हो? ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मंत्री परिषद है जो, ये तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे संसद में लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त हो। ठीक है, अगर लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे सरकार को तत्काल क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है, और लोकसभा के लिए फिर दोबारा से क्या कराए जाते हैं? चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड, लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक है, लोकसभा का तब तक सत्ता में रह सकती है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम क्या था? ज्योतिष बसु। इनका कार्यकाल 1977 से लेके, ठीक है, कब तक मुख्यमंत्री रहे थे? 2000 तक। ठीक है, इनका माना जाता है सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड रहा था, और ये कहाँ से थे? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है, ठीक है, सेवानिवृत्ति होती है, इसकी आयु होती है 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है 62 वर्ष, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक बार अगर सेवानिवृत्त हो जाए, मतलब कि ड्यूटी से हट जाए वो, ठीक है, उसके बाद वो कहीं पे भी मुकदमा नहीं लड़ सकता, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा होगा? इसकी होती है 65 वर्ष। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन 1 है दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते। सेकंड ऑप्शन है केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड, राष्ट्रपति को कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, और इसको महाभियोग लगाने के बाद हटाया भी जा सकता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत, ठीक है, क्या क्या है इसमें? ऑप्शन गिवन है, नाबालिग मतदान कर सकते हैं, शिक्षित वयस्क व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, विदेश नागरिक मतदान कर सकते हैं, फोर्थ है भारतीय राष्ट्रीय प्राप्त वयस्क, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, फोर, भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। और राजीव गांधी की सरकार में इसकी आयु सीमा थी 31 वर्ष, लेकिन अब, ठीक है, ये आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी है, ठीक है, मतलब कि 18 वर्ष का कोई भी भारतीय चुनाव में अपना, भारतीय युवा अपने, ठीक है, चुनाव डाल मतलब चुनाव में अपना मत डाल सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट, भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेजना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको लोकसभा को वापस भेजना होता है राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर, ठीक है। क्या टाइम पीरियड लिमिट क्या है? 14 डेज। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? दोस्तों ये दी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324, ठीक है, 324 आर्टिकल के अनुसार, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को क्या है, शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए इनके द्वारा ही किसी भी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये अंतिम जो स्वीकृति है ये प्रदान की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। और अभी तक की 12 पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनको बंद कर दिया है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना को, ठीक है, अब काम करता है योजना आयोग। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करेगा यदि, ठीक है, उस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, ठीक है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है? दोस्तों देखो, अनुच्छेद आर्टिकल 360 के अनुसार, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360, ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है देश में, ठीक है, जब लगे कि, ठीक है, राष्ट्रपति को लगे, यह आभास होता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, पोजीशन है, वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिए हैं, भारत में आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई, ठीक है, कौन सी स्थिति है वो? पहला ऑप्शन है आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति, सेकंड है
ये हुई है बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति। थर्ड है वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति। तो दोस्तों ये वाली सिचुएशन कभी नहीं बनी है, ठीक है। वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव रखता है। सेकंड है कि कानून पक्षपात करता है। थर्ड है कि कानून अमीर तथा गरीबों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू जो हमारे फंडामेंटल राइट है, तो ये ऑप्शन सही होगा कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक है। ये क्या है, रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है। तो दोस्तों जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है इसकी मैक्सिमम अवधि कितनी होती है, 6 महीने, 6 मंथ, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राज्य संस्थाओं को निर्मल ग्राम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, निर्मल ग्राम पुरस्कार स्वच्छता प्रसार के लिए, ठीक है, स्वच्छता प्रसार के लिए दिया जाता है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1A के में जो उल्लिखित है, परिभाषित है, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया क्या है, एक राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों क्या है, संघ है। इंडिया या कह सकते हैं भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव है जो सरकार के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए ये, ठीक है। कितने सदस्यों के द्वारा, कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है या है। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, और इनका जो उल्लेख है आर्टिकल, ठीक है, भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनको परिभाषित किया गया है। और ये किस लिए हैं, ध्यान रखेंगे आप, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषता है, और इससे ठीक है, किस लिए है ये, एक वेलफेयर स्टेट के लिए, लक्ष्य क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, कल्याणकारी राज्य है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय राज्यों का प्रथम बार जो भाषाई आधार पर गठन 1956 में हुआ था, ठीक है, क्योंकि फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 क्या हुआ था, पारित हुआ था, इसलिए, ठीक है, पहली बार भाषाई आधार पर गठन कब हुआ, 1956 में, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का अधिकार या कानून राइट टू एजुकेशन किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है। ठीक है, ये देता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, बालकों को या बच्चों को, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा के बाद राज्य का शासन कौन चलाता है। ये चलाता है दोस्तों, ठीक है, कौन चलाता है आपको पता ही होगा, राज्यपाल,
ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की जो राजभाषा है दोस्तों, ठीक है, वो कौन सी है? देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ये, ठीक है, अधिनियम मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में, ठीक है, इसको बनाया गया था। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में योजना आयोग का, ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है भारत का पीएम, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा चुनाव में कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? मतलब कि विधायिका का कार्य नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कानून बनाना कार्य है, ठीक है, बजट पारित करना कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण भी कार्य है, लेकिन बजट बनाना ये किसका कार्य है? ये कार्य है कार्यपालिका का, ठीक है, ये किसका कार्य है? ठीक है, कार्यकारी का काम होता है ये, इसलिए ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो दिल्ली में जो विधानसभा की स्थापना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 के तहत, ठीक है, कब हुई थी? 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और दिल्ली को क्या बना दिया था? ठीक है ना, नेशनल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, अनुच्छेद 368 डैश वर्णित करता है? कहते हैं कि आर्टिकल 368 क्या वर्णित करता है? तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन की शक्ति, ठीक है, संसद को इस आर्टिकल 368 के तहत ठीक है, संसद को संविधान संशोधन की क्या प्राप्त है? शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के ये 14वें राष्ट्रपति बने थे, 25 जुलाई 2017 में इन्होंने शपथ ली थी। तो उससे पहले ये 2015 से 17 तक किसके राज्यपाल थे? ये थे बिहार के, ठीक है, किसके थे? बिहार के, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की जो आधिकारिक ऑफिशियल, ठीक है, जो लैंग्वेज है वो क्या है? ठीक है, पोजेसिव लैंग्वेज है वो क्या है? अंग्रेजी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो दोस्तों आपको भारतीय नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए, ठीक है, इसको पता भी होगा सभी को। तो इसके अंदर कितनी तिलियां हैं? 24, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से क्या है? रिलेटेड है, संबंधित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो हमारा आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, ये अस्पृश्यता
का क्या करता है, अनुमूलन करता है। मतलब कि काले घोरे इस टाइप में लोग की भेदभाव करना क्या है, एक विधि के अकॉर्डिंग क्या है, ये अपराध है। ठीक है, इसलिए कौन सा अनुच्छेद इसका अनुमूलन करता है, आर्टिकल 4, सॉरी ऑप्शन 4 आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 44, डैश एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। तो दोस्तों ये है वीटो। वीटो का मतलब होता है, लैटिन भाषा के शब्द है ये। ठीक है, वीटो का अर्थ है क्या होता है, मैं मना करता हूँ। मतलब कि यह किसी भी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने हेतु किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वीटो लैटिन वर्ड है रोकना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों कौन सा भाग, 9A। ठीक है, 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे जो 9 है किससे, पंचायतों से संबंधित है। और 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। दल बदल कानून दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, कुछ कई बार आता है उस क्वेश्चन ये, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। तो पार्टी, एक पार्टी प्रणाली का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब एक ही पार्टी रहेगी, एक ही पार्टी का राज रहेगा, ना वहाँ इलेक्शन होगा ना कुछ होगा। ठीक है, जैसे चाइना 1949 से यहाँ पे एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ एक कौन सा एक पार्टी का अनुसरण करना, मतलब कि एक ही पार्टी को फॉलो करना। तो ये कौन से देश में है, कि कौन सा देश कर रहा है, चाइना। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता डैश को प्रमुखता देना है। ठीक है, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना होता है, नागरिक को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, आपातकाल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के, जिसमें से राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। ठीक है, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356। और एक आपातकाल होता है, ठीक है, आर्टिकल 360। ठीक है, 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो ये दे सकती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल अनुच्छेद 256 के आधार पे। ठीक है, आर्टिकल 256। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो दोस्तों अभिलेख न्यायालय एक ऐसी अदालत है जिसमें अपील की संभावना के लिए कार्यवाही या रिकॉर्ड संग्रहित, इकट्ठा या संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल 129। ठीक है, आर्टिकल 129। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, या संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो दोस्तों ये कहा गया है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 42 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे,
ठीक है। जाकिर हुसैन खान एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। 1962 से लेकर 1967 तक ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और फिर तीसरे उपराष्ट्रपति भी यही रहे थे 1967 से लेकर 1969 तक। ठीक है। कौन? ऑप्शन सेकंड, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 54। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, रक्षा मंत्री के रूप में काम किसने किया था? ये किया था बलदेव सिंह ने। ठीक है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 मई 1952 तक भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो ये बने थे दोस्तों, इनका नाम था मदन लाल खुराना। ठीक है। 1993 में ये राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने और इनको दिल्ली का शेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ठीक है, दिल्ली का शेर के नाम से भी जाना जाता था इनको। आप ध्यान रखेंगे, मदन लाल खुराना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये संशोधन हुआ था 2003 में। कौन से नंबर का था ये? 91। ठीक है, 91, 91 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। इसमें कहा गया था कि मंत्रियों की संख्या की सीमा एक निर्धारित सीमा क्या की गई थी, तय की गई थी। और इसमें कहा गया था यह प्रधानमंत्री सहित ये लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से, ठीक है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन, ठीक है, इसका कौन सा है? फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों, ये किया जाता है किसके द्वारा? इसको निर्धारित करती है संसद। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा सही है? किसी राज्य की विधान परिषद 5 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है। सेकंड है, किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है। किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती है। और फोर्थ है, राज्यपाल किसी राज्य की विधान परिषद को भंग कर देता है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है ये। ठीक है, क्या एक परमानेंट सदन है। इसे भंग किया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है। ध्यान रखेंगे, संसद किसी राज्य में परिषद बना सकती है, समाप्त कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से इस, ठीक है, प्रस्ताव क्या करती है? इस प्रस्ताव को पारित करती है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती। ठीक है, एक स्पेशल कंडीशन में इसको भंग किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ये है दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 को। ठीक है, न्यायालय के अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। और अंडमान निकोबार भी इसके अंतर्गत ही आता है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। सितंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति या स्वीकृत संख्या कितनी है? दोस्तों, ये क्या थी? ध्यान रखेंगे आप, इसका ऑप्शन रहेगा 34। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2020 34। क्वेश्चन नंबर 61। नीचे दिए कथनों में कौन सही है? ठीक है, कथन नंबर 1 है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सही बताना है सब में, इनमें कौन सा सही है? ठीक है, देखो दोस्तों, पहले ही सही है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का या राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का क्या करता है? चुनाव करता है दोस्तों। इसके अलावा राज्यसभा में उपाध्यक्ष का एक पैनल भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया।
उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें आवंटित की गई हैं? दोस्तों आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? ये भी कहाँ है? देखो सबसे बड़ा हमारा जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा है। ठीक है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिले भी सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए कहाँ पे होगा? विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल अनुच्छेद 42 और भाग 4 के तहत। ठीक है, राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया है आर्टिकल 42। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वशिष्ठ को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो दोस्तों ये कौन सा है? आर्टिकल या अनुच्छेद 18(1). ठीक है, 18(1). क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न या इसको मिलाया गया था या बनाई गई थी? तो ये कब बनाई गई थी दोस्तों? 1951 के, ध्यान रखेंगे, 1951 के पहले संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1951 में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो ये है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल या अनुच्छेद अनुच्छेद 34, 30 का 4। यह एक, ठीक है, भाग 3 के तहत ये एक इनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये अपने किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ऑप्शन, ठीक है, कौन सा होगा इसका? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(a) को 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? ठीक है, तो लघु संविधान संशोधन कौन सा कहलाता है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान के किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 6ठी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा संवैधानिक संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्तियों या पदों से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कौन सा? 76वां संशोधन, संविधान का 76वां संशोधन 1994 शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कौन सा अनुच्छेद, सॉरी
76वां संविधान संशोधन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, 1946 में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितनों ने किया था? ये किया था 93। ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा इसका? सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, ठीक है, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के, जैसे कह सकते हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, कितने थे? भारतीय रियासतों का कितने प्रतिनिधित्व थे? 93। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्यता थी? ठीक है, सबसे अधिक सदस्यता थी। तो ये थी दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संयुक्त प्रांत की, संयुक्त प्रांत, ठीक है, जिसमें से ध्यान रखेंगे आप, प्रांतों के 229 सदस्यों में से संयुक्त प्रांत में 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य कितने थे? टोटल 55 थे। मद्रास के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, कितनी थी वो? 49 थी। ठीक है, आपको सारा थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मद्रास की 49 थी, बॉम्बे की 21 थी, पश्चिम बंगाल की 19 थी, संयुक्त प्रांत की 55 थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा थी किसकी? 55 संयुक्त प्रांत की, और सेकंड नंबर पे मद्रास की, और सबसे कम में आते हैं दिल्ली, अजमेर एवं मेवाड़, कुर्ग, इनकी एक एक थी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने 1946 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किया? ये किया था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, जेबी कृपलानी ने। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जो नीति निर्देशक तत्व है उनको मौलिक अधिकारों से, ठीक है, अलग किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? नेतृत्व किया था जेबी कृपलानी ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है दोस्तों, कौन सा है? ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद 323A, 323A। ठीक है, ये किससे संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? ठीक है, पहला है भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो दोस्तों ये सेकंड वाला सही है, जो पार्ट 4 है किससे संबंधित है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है ये। ठीक है, और इसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है, इसमें शामिल है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा है इसका सही। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे आपको लगता है कि ये सही है, आपको सारे पढ़ने नहीं है एग्जाम में भी, टाइम नहीं खराब करना आपको। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है, रिजर्व बैंक के मामलों का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें एक गवर्नर होता है, 4 से अधिक गवर्नर नहीं होते। ठीक है, ठीक है, निदेशकों को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे,
कितने से अधिक नहीं हो सकते? 4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का भाग 4A पार्ट 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, मूल रूप से 10 की संख्या में मौलिक कर्तव्यों को संविधान की 80 छठे, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। संशोधन ने अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों के लिए एक खंड डाला, जिससे यह प्रत्येक माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चे या 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये सबका, माता पिता का सबका कर्तव्य बनता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 11। पहले इनकी क्या थी संख्या? 10 थी, फिर 11 कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। हर राज्य को ये नीति निर्देश है कि वो ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान का जो भाग 15 है भारत में चुनाव से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के तहत चुनाव से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है, ठीक है। चुनावों का जो निरीक्षण करता है, कौन करता है? चुनाव आयोग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4। किससे संबंधित है? निर्वाचन से। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब फैमिली न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है दोस्तों, कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू कब किया गया था? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, परिवार न्यायालय अधिनियम भी कहते हैं इसको, ठीक है, फैमिली न्यायालय अधिनियम भी कहते हैं इसको। और ये लागू किया था 14 सितंबर 1984 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1984 को इसको लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये कौन सा था दोस्तों? ये था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1988। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्य किया? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, विजय विठल माल्या एक भारतीय व्यवसायी जो 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वह अपने, ठीक है, अपने घर राज्य कर्नाटक से 2 बार स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए। ध्यान रखेंगे आप, कब से कब तक? पहली बार वो 2002 में और फिर वो 2010 में, ठीक है। और उन्होंने, ध्यान रखेंगे, मई 2016 में राज्यसभा सांसद के रूप में भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? विजय माल्या। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 43 एक वाहन के अस्थायी पंजीकरण की अनुमति देता है जो डैश से अधिक नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 अस्थायी पंजीकरण से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि इस धारा के तहत किया गया पंजीकरण केवल 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए वैध होगा तथा नवीकरणीय नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा 85 का? थर्ड, 1 महीना या 1 मंथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो दोस्तों भारतीय ठीक है, दंड संहिता की धारा 193 झूठे साक्ष्य के लिए सजा से संबंधित, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सी धारा? 193। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 87, गोवा के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने सबसे पहले कोंकणी भाषा में शपथ ली थी? ठीक है, तो किसने ली थी? 20 अगस्त 2020 को गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोंकणी पद, ठीक है, पद की, ठीक है, कोंकणी भाषा में क्या है, पद की शपथ ली थी। आप ध्यान रखेंगे कौन थे ये? भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से संविधान सभा की कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? ठीक है, तो दोस्तों ये किसके नहीं थे? ध्यान रखेंगे, संघ शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष ये नहीं थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत या विथड्रॉन किया जा सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद या आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, किसकी? राज्यपाल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, संसद के द्वि सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता डैश करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का क्या है, प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 108 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? लोकसभा के अध्यक्ष इन दोनों सदनों की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे आप, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा, ठीक है, या उद्घोषणा को संसद के द्वि सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद 352 से 60 तक निहित है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी भाग को वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? आपातकाल लगाया जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कितना टाइम होना चाहिए इसका? 2 महीनों के भीतर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है ये बताना आपको। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के साथ संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार, ठीक है, से इसका अधिकार ये छीन लिया गया था। अब ये क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के डैश के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का नामित करता है? ठीक है, तो कौन सा है ये आर्टिकल? आर्टिकल 331। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, डैश 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? ठीक है, 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे दोस्तों? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे जैसे कि 1997 से 2000 तक कौन रहे थे? आर, ठीक है, KR नारायण रहे थे। ठीक है, 2002 से 7 तक APJ अब्दुल कलाम रहे थे। ठीक है, आपको ऐसे थोड़ा सा पता होना चाहिए, हल्का हल्का पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 96, न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य
की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये होता है किसके तहत? भारतीय दंड संहिता के तहत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित कौन सी धारा है दोस्तों? ये है 306। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता? ठीक है, कौन सा मामला इसके अंतर्गत नहीं आता? ये नहीं आता वाणिज्यिक विवाद। ठीक है, बाकी विवाह रद्द किया जाना, तलाक, दाम्पतिक अधिकारों का पुनर्प्रतिष्ठान ये आते हैं, लेकिन क्या नहीं आता? वाणिज्यिक विवाद। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन, ठीक है, गोवा तो एक राज्य है। ठीक है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, केंद्रीय बजट प्रतिवर्ष डैश को संसद में पेश किया जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा ये कब पेश किया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी को। ठीक है, और इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 112 में, आर्टिकल 112। क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का मुखिया है? ठीक है, भारत के राज्य का मुखिया कौन होता है दोस्तों? ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, पहला नागरिक होता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 102, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, ग्रामीण और शहरी निकायों में, ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये कितनी सीटें होती हैं दोस्तों? ऑप्शन सेकंड, 1/3। क्वेश्चन नंबर 103, वित्त विधेयक को संसद द्वारा पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वित्त विधेयक को पेश होने के 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि ध्यान रखेंगे राज्यसभा विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। ठीक है, तो कितने दिनों के भीतर? ऑप्शन फर्स्ट 75 डेज। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग कर सकता है? ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग कर सकता है निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ध्यान रखेंगे 0 दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति। ये क्या कर सकता है? इसको भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो ये रखी थी दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सरकार के लिए एक संघीय ढांचे का प्रावधान किया था। और 1935 के अधिनियम की कुछ संघीय विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। इकाइयों के रूप में प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम किया गया था? ठीक है, ये कब किया गया था दोस्तों? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 18 सितंबर 1966 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, 1966 में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस तिथि को भूटान का संविधान लागू किया गया था? ठीक है, भूटान का संविधान लागू किया दोस्तों 18 जुलाई 2008 को। ठीक है, भूटान की शाही सरकार द्वारा इसको क्या किया था? अधिनियम किया गया था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 18 जुलाई 2008। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? ये होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री
मंत्री। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कै की नियुक्ति कर सकता है? तो कै की नियुक्ति कौन कर सकता है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। ठीक है, कौन करता है? ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था दोस्तों? BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, आप ध्यान रखेंगे। और वो 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक क्या रहे? पद पर रहे थे। ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी है? ठीक है, पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी IPS अधिकारी कौन थी दोस्तों? ठीक है, ये थी किरण बेदी। ठीक है, तो ये कब बनी थी? 1972 में भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है किरण बेदी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन तीन सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान की जो 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, 29 जनवरी 1953 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलेकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था। ठीक है, किस क्या ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये काका कालेलकर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संविधान अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन डैश उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे आप, बजट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, भारत सरकार के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं? ठीक है, भारत सरकार के जो प्रमुख हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 117, संविधान में से किसी भी संशोधन के लिए संसद द्वारा कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, कितने बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों? ठीक है, ये होती है, आप ध्यान रखेंगे, 2/3 की। ठीक है ना, अगर कोई भी संशोधन करना है उसमें 2/3 सदस्यों की क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ठीक है, ये किया गया था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, ठीक है, कब लागू किया गया था? 2005 में। ठीक है, 2005 में इसको लागू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, इनमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या नहीं आता दोस्तों? ठीक है, सिंचाई। ठीक है, वन आता है, दत्तक ग्रहण आता है, शिक्षा आती है, सिंचाई नहीं आता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डाइट्रिच
ब्रैंडिस एक जर्मन क्या थे, वनपाल थे, जिन्होंने 1865 में भारतीय वन अधिनियम तैयार किया था। ठीक है, और ध्यान रखिए उन्होंने 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 1865 में क्या किया था इन्होंने, वन भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कब बंद कर दिया गया था, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बंद कर दिया गया था 1965 में। ठीक है, 1965 में। क्वेश्चन नंबर 122, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 69% सीटें आवंटित की गई और पार्टी के पास 11 भारतीय प्रांतों से में क्या था, बहुमत था। ठीक है, और इसके क्या थे, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे दोस्तों, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रपति कितने सदस्य को नामांकन करता है, 12। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है। ठीक है, भारत की राज्य सूची का भाग कौन सा विषय है दोस्तों, ये है कृषि। ठीक है, ये किस में आता है, राज्य सूची में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कृषि। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 125, 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 26 मार्च 1774 को किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए चार्टर ऑफ जस्टिस प्रदान किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को हुई थी तथा इसने जनवरी 1775 से काम करना शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या बताना मुझे, सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। ठीक है, ठीक है, देखो दोस्तों जर्नल चीज़ें यहाँ आप वैसे ही बता सकते हो, यह भारतीयों के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, ये भी ठीक है दोस्तों। लेकिन देखो इसमें दिया हुआ है मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ थी। ये दोस्तों ये क्या है, गलत है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 क्या थी, अनुसूचियाँ थी। ठीक है, भाग थे 22, अनुसूचियाँ 8। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 127, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची सम्मिलित की गई, ये ठीक है दोस्तों। अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या स्पर्शत है। अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों की पूर्ति या निर्भर या सरसत स्पर्शत है। तो दोस्तों ये गलत है, तो ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान कर्तव्यों की पूर्ति पर, ठीक है, सरसत अधिकारों के आनंद को निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने से हमारे मौलिक अधिकारों की स्थिति नहीं बदली। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत है। थर्ड ठीक है, इन कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में संविधान के कुछ नहीं कहता है। ठीक है, और कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में वर्णित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एक क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, 51A में सूचीबद्ध एक मौलिक कर्तव्य है। ये कौन सा है दोस्तों? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना। ठीक है, संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसकी समृद्धि को विरासत और महत्व देना क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में पहली बार 1948 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आधिकारिक रूप से प्रलेखित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति क्या करी थी? घोषित की थी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 6 अप्रैल। ठीक है, कब करी थी? 6 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, न्यायिक प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पहला है दिया है, इस पर संसद का नियंत्रण है, गलत है। यह ब्रिटिश प्रणाली जैसी है, यह भी गलत है। ठीक है, तो सही बताना है मुझे, सही कौन सा है? इस पर राज्य का नियंत्रण है, न्यायिक प्रणाली पर राज्य का नियंत्रण भी नहीं है। यह संपूर्ण अभिन्न और स्वतंत्र है, ये ठीक है दोस्तों, ये क्या है? स्वतंत्र होकर कार्य करता है। ठीक है, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को इसके प्रायोजक ठीक है, हरिबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, इसे 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या किया था? पारित किया गया था। ये इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये क्या है? बाल विवाह निरोध अधिनियम, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 133, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नियुक्त की गई स्वर्ण सिंह समिति द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिशें की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और समिति ने मौलिक कर्तव्यों को 8, ठीक है, सूत्रीय क्या किया था? एक कोड तैयार किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जापान, नीदरलैंड और वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे कई देशों में मौलिक कर्तव्यों की जांच करने के बाद ऐसा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे आप, इसमें 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 134, 2002 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या को डैश तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये बढ़ा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, इनकी संख्या 10 से बढ़ के क्या कर दी थी? 11, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को प्रभावी करने के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है, प्रस्तावना को, ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान के अधिकार के स्रोत का एक खुलासा करती है और इसमें कहा गया है संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, जनता। क्वेश्चन नंबर 137, किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? ठीक है, कौन सी समिति थी दोस्तों? ये मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद या आर्टिकल 51A के साथ शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे आप, स्वर्ण सिंह समिति ने प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम? इंदिरा गांधी का शासनकाल था, 1976 में मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जिसकी आवश्यकता 1975-76 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा होगा?
स्वर्ण सिंह समिति थी ये, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समाहित किया गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों, ठीक है, 1976 के, ठीक है, क्या हुआ था देखो, ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 के में शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में, ठीक है, इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इनकी संख्या क्या कर दी थी, 11 कर दी थी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 139, मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने का कानून केवल डैश द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग, ठीक है, 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन किसमें निहित है ये सारी शक्तियाँ, ठीक है, इनको प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है संसद, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 42वें संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, जो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, इसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फोर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, और अखंडता भी था इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और ध्यान रखेंगे, जो या तो सहमति से दे सकता है, या फिर अनुमति रोक सकता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, आर्टिकल, ठीक है, 200 क्या करता है, अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 142, डैश आयु वर्ग के बच्चों प्रतिपाल्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, और इसमें, ठीक है, 51A भी जोड़ा गया था, और इसमें कहा गया था, ठीक है, हर माता पिता का कर्तव्य है कि, ठीक है, कि वो क्या करें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा को अनिवार्य करें, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4A, ठीक है, भाग 4 के तहत अंतर्गत 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया है। और इसमें जो अनुच्छेद 41 है, ये निर्देश करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता और अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रभावी प्रावधान करेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कहता है ये, अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अनुमूलन से संबंधित है। ठीक है, 18, जिसमें से कह सकते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन रहेगा सही। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि
कि कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद आर्टिकल 18 का सेकंड, ठीक है, 18 का 2, ठीक है, 18 का कॉलम 2 कहता है कि कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 18 1 कहता है कोई भी उपाधि जो सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता न हो राज्य प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है, राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। और 18 का 2 कहता है, जैसे मैं बता चुका हूँ, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि या टाइटल स्वीकार नहीं करेगा। और वैसे ही 3 कहता है, 18 का 3, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है जब वह राज्य के तहत लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करता है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल, ठीक है, 18 का कॉलम 2। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों पहला है राहत। राहत यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई है, ठीक है दोस्तों, ये पहला ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है राहत। सेकंड कहता है क्षमा या सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। क्षमा क्या कर देता है? सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। 3 परिविलंबन। परिविलंबन इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना, ठीक है, ये भी राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, ठीक है। 4th है रूपांतरण। यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। ये क्या है दोस्तों? जो 4 है ये गलत है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या सजा में छूट देने या उसकी सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कौन सा गलत है? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 146, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा, ठीक है, जैसा वो है उचित समझे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यह प्रावधान राज्यपाल पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी डालता है कि सदन की बैठक 6 महीने में कम से कम एक बार वो जरूर बुलाए, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्यपाल, ठीक है। तो दोस्तों ये किया हमने, ठीक है। जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में PYQ आए थे, कौन से सब्जेक्ट से? कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए, कुछ इसमें धाराएं भी पूछी गई थी, ये सारे क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आने वाले आपके एग्ज़ाम में, आप किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर दिल्ली की तो कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही मस्ट डू क्वेश्चन है ये। आपको इनको अच्छे से 1-2 बारी अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। इनमें से आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको लगातार करते रहना दोस्तों। आगे हम इसको पूरा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कवर करेंगे हम। जैसे कि अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बायोलॉजी, हम सारे कवर करेंगे। इसके अलावा हम मैथ्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमने पूरा का पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन डाला है मैथ्स का। आप वो भी देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको वहाँ से अंदाज़ा लगेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ, ठीक है, मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।